मेरा एक छोटा सा सुझाव है, इसमें तीसरे में राजेंद्र बाबू को भी अगर आप रख लेंगे तो पार्टी को एक मिलेगी और पार्टी पूरे विश्व से अपना छाप छोड़ेगी। आप एक मजे हुए पढ़े हुए पत्रकार, नेता और जुझारू मार्गदर्शक हैं। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव, बाकी मैं पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना ही मुझे कोई जिज्ञासा है। धन्यवाद। बिहार के उत्थान के लिए सबसे जरूरी यहाँ का औद्योगिकरण होना है। इसके लिए सरकार को नीतियाँ लानी होगी। बिना औद्योगिकरण के बिहार का जीडीपी बाहर के अदर अन्य प्रदेशों के मुकाबले नीचे ही रह जाएगा। एग्रीकल्चर में भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है आने वाली पार्टी को, और व्यापारीकरण की भी जरूरत है। आगे जय बिहार साथियों। और मुजफ्फरपुर में महानगर में उपाध्यक्ष के तौर पर मैं काम करता हूँ। पिछले फरवरी में जो है महानगर की टीम की घोषणा कर दी थी, लेकिन फरवरी से अभी तक इसको रोक के रखा गया। और यहाँ मुजफ्फरपुर में जो है तनाव की राजनीति की जाती है, तनाव की राजनीति की जाती है। इसको खत्म करना होगा। टिकट के लिए सब ऐसा होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना जाता है। बस हम यही कहें कि ज्यादा बोलेंगे नहीं, माइक भी छीना जा रहा है। प्रशांत किशोर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार में अपना बहुत सघन कार्यक्रम चलाया है, पदयात्राएं की है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि रणनीतिकार के रूप में, चुनावी रणनीतिकार के रूप में आपने लोगों को हिंदुस्तान में देखा है। आपके बगल में बैठे हैं चंद्र बाबू, पर्सनली वो मुझसे परिचित है, आपने काफी पदयात्रा की है, मेहनत किया है, बिहार को बदलने की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत सब तो है, लेकिन पुनरीक्षण की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको आत्मचिंतन थोड़ा करना चाहिए और अपने प्लान्स को तो विधायक थोड़ा थोड़ा बदलना ही होता है। मुझे लगता है, मुझे में आशाएं हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आत्मचिंतन भी करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपसे बड़ा होने के लिए कहते हैं, आप थोड़ा ना यात्रा पर भी जाता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ, लोगों को भेंट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कल्चर कैसे बदलेगा? जो राजनीतिक संस्कृति हमारी है वो वही चली आ रही है। शायद जब तक राजनीतिक संस्कृति नहीं बदलेगी, जो हमारी अपेक्षा है वो समाज बदलने की, व्यवस्था बदलने की, वो उसमें कितनी बाधाएं आ रही हैं। एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित करते नमस्कार सर, सौरभ मेरा नाम हुआ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप मुजफ्फरपुर की धरती पे आए, क्योंकि हम सब तो मुजफ्फरपुर वासी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग को आपको विश करना चाहिए कि आप हम लोगों के लिए यहाँ पे आए। मेरा बहुत संक्षेप में सवाल रहेगा, क्योंकि एज ए युवा एक बहुत शॉर्ट में मैं अपना सवाल रखूंगा कि एजुकेशन सिस्टम और जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिहार में रिसोर्सेज की कमी है, तो बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो रहेगा हम लोगों के लिए रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगा, और दूसरा कि एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है उसके ऊपर आपका क्या सुझाव रहेगा? क्योंकि आपने बताया कि क्या लोगों की मन में कोई सवाल है तो वो पूछे। एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है इससे क्या है कि इससे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके रोजमर्रा के लाइफ में यूज नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये मेरा सवाल रहेगा। धन्यवाद।
सर मेरा नाम अभिषेक है, हम बीरपुर के रहने वाले हैं। एक जमाने में कमर्शियल मनी लेने के लिए हम बाहर जाएंगे, फिर वापस अपने शहर में अपना रोजगार उत्पन्न करके और 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आपसे सर बहुत उम्मीद हम लोग को लगा है कि बिहार की कोई ऐसा नेता आया है जो हमारी भावनाओं को समझ रहा है। सर चूंकि चुनावी माहौल के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, आगे चुनाव मेरा बहुत छोटा और सिंपल सा सवाल है सर, क्या जन स्वराज आरजेडी जदयू और बीजेपी का डस्टबिन नहीं बनेगा? यह श्योरिटी आप हमें दीजिए कि जन स्वराज इन तीनों पार्टियों का डस्टबिन नहीं बनेगा। हम नया सोच के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और नई उम्मीदें हैं आपके साथ। दो सवाल और लेंगे हम लोग। सर नमस्कार, मैं आपका धर्मेंद्र कुमार। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो भी डॉक्टर्स लोग काम कर रहे हैं अपने यहाँ चाहे पूरे बिहार में भी बहुत बड़े समय हुए हैं, क्योंकि इतनी सारी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, प्लस उनको काम करने का फ्री माहौल नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी सी भी कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत क्लिनिक में जाकर तोड़ फोड़ मारपीट झगड़ा लड़ाई सब लोग करने लगते हैं। सारे लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं सब इतने कैपेबल हैं कि वो आराम से किसी भी सीरियस मरीज को, सीरियस पेशेंट्स को ठीक कर दें, बट फिर भी डर के मारे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तुरंत पेशेंट्स को रेफर करना पड़ जाता है पटना, दिल्ली या जहाँ कहीं भी। तो सर इस केस में आप लोग, आपसे यह एश्योरिटी चाहिए जब आप आए, हम लोग पूरा का पूरा सपोर्ट है आपके लिए। जब आप आए तो हम लोग एश्योर करें कि हाँ इस तरह की कोई भी चीज जो भी एक तरह का नियम बना के, कानून बना के कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस समय में तुरंत डॉक्टर से हेल्प मिलेगा और उनको इस तरह का कोई भी घटना से गुजरना नहीं पड़ेगा। सर धन्यवाद। मैं विजय कुमार चौधरी, अध्यक्ष प्रजा समिति मुजफ्फरपुर। हम सभा में उपस्थित भाइयों में खासकर प्रशांत किशोर जी से और सभा में उपस्थित भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम तो आपके मीटिंग में पहले आए हैं, हमारे भाई हैं दिलीप जी नगर अध्यक्ष भी हमारे छोटे भाई के समान हैं और इनके कहने पर हम आए हैं यहाँ पर देखकर काफी खुशी हुआ है, हो रहा है अभी। और हम यह कहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वोटर बनाइए, मेंबर बनाइए और प्रशांत किशोर जी को जिताइए। हम लोग तो अभी तक कांग्रेस को देखा, जदयू को देखा, बीजेपी को देखा, अनेकों पार्टियों को देखा। अभी बार इनको जिताइए और जीतने के बाद में इनसे काम खोजिए, काम करवाइए। जब ये जीतेंगे तो हम लोग इनको जिताएंगे अधिक से अधिक सीट से, अधिक से अधिक वोट से, तो वहीं तो अभी ही हम लोग का मदद कर सकते हैं। और हम लोग का काम है अधिक से अधिक जनता से जुड़े, अपना वोटर बनाने। और दूसरा बात इनसे कहना है कि ऑनलाइन हम तो सब व्यापारी वर्ग से आते हैं, अधिक ये जो ऑनलाइन से जो सामान जो लोग मंगा रहा है, इससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर काफी असर पड़ रहा है, उनका दुकान बंद हो रहा है। दोनों में ऑनलाइन का भी रेट और जो दुकान में बिकता है सामान उसका भी रेट, दोनों का एक होना चाहिए। इस पर आप सब ध्यान देने का कृपा। आपसे बहुत प्यार करते हैं सर, आपसे तभी हम लोग पढ़ते हैं। मेरा सर एक सवाल है कि मैं ट्रेन में, बस में जब भी ट्रैवल करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ गुजरात के बारे में, आपके बारे में, हो सकता है उसमें आपका झगड़ा रहना। एक दिक्कत से मुझे लगा गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में आप मकान है सर, जब भी वहाँ पे बूढ़ी और औरतों को समझाता हूँ गुजरात के बारे में, उनको अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर जी कौन है। ये जो मुझे हुआ है, जो डिजिटल सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं उनको सबको पता है और लगभग सभी लोग पसंद भी करते हैं, आपको समर्थन देने के तैयार नहीं।
तो जो लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है वो लोग कैसे प्रभावित होंगे, कैसे जुड़ेंगे, उनके लिए आपका क्या प्लान है? क्योंकि हम लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि कैसे निकल के आपको सफलता मिले, नहीं तो हमें भी लगेगा कि हमारा मेहनत बेकार हो गया और हमें भी निराशा होगी। तो सर इसको बड़ी जवाब देंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे तो आपसे काम करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग जो रिलेवेंट क्वेश्चन थे सारे आ गए हैं और आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। मंच पर जितने भी प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर जी के आने से पहले अपनी बात रख चुके थे। अगर मंच पर जितने भी हमारे प्रबुद्धजन बैठे हैं उनमें से अगर किन्हीं को लगता है कि जो ऑडियंस के सवाल थे उनके अगर जवाब देना चाहते हैं तो मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि आए और जवाब दें। मैं ज्यादा वक्त नहीं देते हुए जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। यही से शुरू करते हैं कि हमको आत्मचिंतन की जरूरत है। बिल्कुल आत्मचिंतन की जरूरत तो है। बिहार जैसे राज्य में अगर आप अपना सुख चैन छोड़कर बिहार को सुधारने का ठेका अपने आप स्वयं को लेकर अगर आ जाएंगे तो एक बार नहीं डेली सुबह उठकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर दिमाग से पागल आप नहीं हैं तो कोई ऐसा प्रयास कभी करेगा। आत्मचिंतन करने की जरूरत तो जरूर है। दूसरी बात, बिल्कुल मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, आप ये ना समझें कि हमें बात बुरी लगी। आत्मचिंतन, मेरी पत्नी भी रोज यही कहती है कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, पागल हो गए हो। मेरे भाई बंधु भी यही बता रहे हैं कि पागल हो गए हो, अपना अच्छा खासा जिंदगी छोड़ के दीवार पर सर मारने जैसा काम शुरू कर दिया है तुमने। आत्मचिंतन की जरूरत तो है। आपका जितने लोगों का मैंने सवाल सुना थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हूँ। पहली बार नहीं हूँ, ज्यादातर ऐसे जैसे हमारे साथी बता रहे थे हर शहर में ये करते हैं। कल छपरा में कर रहे थे, आज यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी ये दूसरी तीसरी मेरी बैठक है सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों के साथ। अभी भाई साहब ने कहा कि जिन लोगों के पास मोबाइल है उनको तो पूरी समझ है, वो ज्यादातर लोग आपको पसंद करते हैं। ये बताइए कि जो अंतिम पीढ़ी पर, अंतिम सीढ़ी पर लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, खेत में काम कर रहा है, उसको कैसे सुधारें, उसको कैसे बताएं? क्योंकि जब तक वो नहीं सुने समझेगा तब तक आप जीत नहीं सकते। ऐसी इनकी पीड़ा है या चिंता है। मेरे भाई 5 करोड़ लोग बिहार में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप अंतिम की चिंता छोड़ दीजिए। 5 करोड़ लोग हर महीने YouTube और Facebook के जरिए कुछ न कुछ समय अपना उस पर बिताते हैं। बिहार को जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट ही चाहिए। और यहाँ लेकिन दुख की बात देखिए, या चैलेंज कर लीजिए, दुख तो क्या ही होगा, यहाँ पर बैठा हुआ तो हर आदमी मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आप लोग तो प्रबुद्ध भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, चिंतन भी करते हैं। और आपने अभी कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा है जिसको मैंने इंटरनेट पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, दसियों बार जिसका जवाब न दिया। तो चिंता का कारण ये नहीं है कि खेत में काम करने वाली महिला को पता नहीं कि जनसुराज क्या है। चिंता का कारण ये है कि जो मुजफ्फरपुर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दिन में 4 घंटा इंटरनेट देख रहा है, जनसुराज के बारे में जान रहा है, उसको भी वही सवाल पूछना है जो आज से 2 साल पहले उस किसी व्यक्ति ने पूछा होगा जिसको जनसुराज के बारे में पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, आप पर भरोसा क्यों करें, कैसे आप सुधारिएगा? मेरे भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके पास कितना विकल्प है। विकल्प न होने का रोना रोने वाला समाज खड़ा होकर कह रहा कि ये नए विकल्प पर हम भरोसा क्यों करें? भाई मत करो, बिल्कुल मत करो। आप तो बढ़िया आपका जिंदगी चल रहा है, आप काहे किसी नए विकल्प की तलाश में? आप एक्सपायरी दवा खाकर खुश हैं तो नया दवा का ट्राई करने का क्या जरूरत है? प्रोफेसर साहब खड़े हुए, अच्छी बात इन्होंने कही, हम अपना गुलामी क्यों देते आपको? हम अपना वोट देकर व्यवस्था क्यों बदलने हम तो आए हैं, हम आपको देने क्यों आए? ठीक बात है भाई,
अभी तक किसको वोट दिए हैं उसमें आपका कितना अधिकार है वो बता देना भाई, हम उसको समझ लेंगे। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं 2/3 से ज्यादा लोग बिना व्यक्तिगत राय पूछे हुए हम कह सकते हैं कि आपने एनडीए को, भाजपा को वोट दिया होगा। साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी दुर्दशा कितनी है और कितने बार से एनडीए को वोट दे रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो भाई आप इतने ही बड़े प्रबुद्ध हैं, इतने समझदार हैं, तो आपकी इतनी दुर्दशा है तो एनडीए छोड़कर कोई दूसरा विकल्प बना लेते। कहते हैं भैया हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्या करें, विकल्प नहीं है, लालू को तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर वही घिसे पिटे को वोट दे रहे हैं। तो जितने लोग ये कह रहे हैं प्रबुद्ध लोग कि हमारे पास तो विकल्प नहीं है, आप जरा बताइए कि ईवीएम पर नोटा बटन है कि नहीं। और आप लोग तो पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर नोटा को किसी दूसरे उम्मीदवार से ज्यादा वोट आ गया होता तो कानून कहता है कि फिर से चुनाव होता, तो काहे नहीं आपने नोटा को वोट दे दिया। तो भाई प्रबुद्ध कहने से और सवाल करने से नहीं होगा। आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जो वोट देने भी नहीं जाता। ये हम नहीं कह रहे, ये तो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा है। बिहार में टोटल वोट ही पड़ता है 50-55%, और उसमें भी शहरों में वोट पड़ता है 40% से कम, और शहरों में भी मध्यम वर्गीय जो बूथ हैं वहां पर 25 से 30% वोट पड़ता है। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। 10 में 2 या 3 आदमी वोट देने जाता है और वो सवाल ऐसे कर रहा है भाई वोट क्यों दे तुम्हें। बिल्कुल ठीक बात है भाई, तुम कैसे भी वोट देने नहीं जाओगे। सवाल करना छोड़कर आपने इसके अलावा कुछ किया क्या है। अभी बिहार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप ही लोग के लिए प्लेटो ने कहा है, हम भी बुद्धिजीवी अपने आप को, हमको भी किसी ने विद्वान कहा, हम IITian नहीं हैं, हम IITian सर नहीं है, IIT जाने की हमारी औकात नहीं थी स्टूडेंट के तौर पर, लेकिन पढ़े लिखे आप भी हैं तो बुद्धिजीवी कह सकते हैं। प्लेटो ने कहा इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा हूं। ये हम और आप परिस्थितिवश या स्वेच्छा से हमने ये तय किया कि भाई हमको तो राजनीति में नहीं जाना, हमको तो बैठ के किनारे से लंबा लंबा ज्ञान देना है। तो जब हम आप राजनीति में आएंगे ही नहीं तो स्वाभाविक है जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, लंपट है, बदमाश है, वही राजा है। अब फिर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। बालू माफिया सर अगर जीत कर आपका सांसद बनेगा तो चोरी नहीं करेगा तो आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करेगा। जैसा बोइएगा वो काटिएगा, जैसा बोइएगा वही ना काटिएगा। भाई आप कह रहे हैं कि आपकी क्यों जनसुराज पर भरोसा करें। भरोसा जनसुराज पर बिल्कुल मत कीजिए। आपने कहा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। व्यवस्था सुधारने का सीधा तरीका यह है कि जिसको भी चुनिए, जिस किसी को भी चुनिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। अकाउंटेबल कैसे बनेगा। 5 वर्ष आपका वोट व्यवस्था ने बनाया है 5 वर्ष के लिए। जिसको अच्छा लगे, जिस पर भरोसा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। 35 वर्ष की बंधुआ मजदूरी नहीं होनी। पूरे देश में 5 राज्य, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, 5 राज्य मिलकर 1/3 GDP इन्हीं 5 राज्यों में है। सबसे ज्यादा तरक्की इन 5 राज्यों में हुआ है। एक विशेष बात क्या है इन 5 राज्य में, कोई व्यक्ति 78 साल में आज तक वहां 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। तरक्की सबसे ज्यादा वहां हुई है और सरकारें सबसे ज्यादा वहां बदली गई है, क्योंकि हर आदमी जो चुनकर आ रहा है या सत्ता में बैठा है, उसको ये डर है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता हमको हटा देगी। बिहार में नेता को, दल को वो डर ही खत्म हो गया। उसको मालूम है कि मुजफ्फरपुर का आदमी चाहे गटर में रहेगा, लेकिन लालू के सामने जब हम एनडीए भाजपा का टिकट लेकर आएंगे तो हम ही को वोट देगा। गाली दे कर देगा, रो कर देगा, लेकिन हम ही को देगा। तो
क्यों आपके गटर की चिंता करे, क्यों आपका शहर सुधारे, क्यों आपके लिए पढ़ाई की बात करे? तो भाई व्यवस्था अगर सुधारना है तो आपको वोट चाहे जिस किसी को भी दीजिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। जन सुराज को भी दीजिए तो ये भावना से दीजिए कि जन सुराज वाले काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष में उनको झाड़ू मार के भगाएंगे। अगर आप वो कीजिएगा तभी व्यवस्था सुधरेगी। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि हम जीत कराएंगे तो ईमानदार बने रहेंगे। भैया जिसको चोरी करने का अवसर नहीं मिला वो सब ईमानदार ही है। ईमानदारी की परीक्षा तो तब न है जब आपको चोरी करने का अवसर हो। तो कुर्सी पर जाने से पहले हर व्यक्ति, हर नेता ईमानदार है। जब लक्ष्मी की गर्मी इतनी होती है कि कुर्सी पर बैठे कि सारा सिद्धांत गया तेल लेने, तो जन सुराज हो या कोई दूसरा दल हो, जब तक आप समाज में ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे कि काम नहीं करोगे तो तुम्हें वोट नहीं देंगे। अभी आप प्रबुद्ध कर रहे, काम नहीं किया, कल वोट होगा तो आपको लगेगा हमारा जाते का है, भूमिहार है, कुशवाहा है, पंडित है, वोटवा तो इसी को देंगे। तो जब आप जाति के आधार पर वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, तो आपको व्यवस्था नहीं सुधार होगा, चाहे जनसुराज आए कोई दूसरा है। सीधी बात है। पीछे डॉक्टर साहब ने कहा कि विनायक गौतम जी चुनाव लड़े तो आपके वजह से ही चुनाव हार गए। भाई बड़ा गलती हो गया, हमारी वजह से चुनाव हार गए। तो उनको हमारे पास तो भैया हम निमंत्रण देके लाए नहीं थे। उनको ये सुझाव अगर आप देंगे मित्र के तौर पर कि विनायक गौतम जी आगे से प्रसाद किशोर के साथ चुनाव नहीं लड़ना, हम लोग के साथ चुनाव लड़ना, जीत जाना, बात खत्म हो गई। आप जो कोई भी चुनाव लड़ेगा, ये दुनिया में कोई गारंटी तो दे नहीं सकता है कि हर आदमी जीतेगा ही चुनाव। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि जिस पेशेंट का इलाज कीजिएगा वो सब ठीक ही हो जाएगा? और अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि कोई दूसरा आदमी जो चुनाव लड़ाएगा जीतेगा ही जीतेगा? और अगर विनायक जी को, आपको या किसी को ऐसा लगता है कि जनसुराज से जुड़ने से उसका नुकसान हो गया, तो आपको कोई जबरदस्ती बांध के थोड़ी ना लेके आए, आप तो खुद ही से आए होंगे, खुद ही से तो आए होंगे। और आए हैं तो इतना दिल रखिए कि आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। हम बिहार में खुद आए, जनसुराज हार जाए, उसके बाद हम बिहार के लोगों को गाली देने लगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भाई बिहार के लोगों ने हमको, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ना कहा है कि आपको बिहार में जाना है। हमने स्वयं से तय किया है कि हमारी जिम्मेवारी है। मैं समझता हूं कि मैं बिहार में कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। सफलता मिले या न मिले, ये मेरा अपना उत्तरदायित्व बनता है कि मैं इस मिट्टी के लिए, इस राज्य के लिए कुछ करूं, इसलिए कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमको एमएलए बनना है, एमएलए मंत्री नहीं बनना है। वो जितना बनकर नाम, पैसा, शोहरत कमाया जा सकता है, उससे बहुत ज्यादा नाम, शोहरत, पैसा कमाना किया। लेकिन सिर्फ इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि इसी मिट्टी में जन्म हुआ है। समझते हैं कि कुछ इस मिट्टी के लिए हमारा भी, हम पर भी कर्ज है। और उससे बढ़कर आप ये समझिए, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार और मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी नहीं सुधारने वाला। आपको तय करना है कि आप किसी के प्रयास में कंधा लगाना चाहते हैं कि बैठ के कमेंट्री करना चाहते हैं। बिल्कुल आप तब बिल्कुल स्वतंत्र है, कीजिए, जितना कमेंट करना है कीजिए, क्रिटिसाइज करना है कीजिए। जो विकल्प नहीं होने की बात करते हैं, हम आपको कम से कम 100 ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब समाज में कोई अच्छा आदमी हिम्मत करके खड़ा हुआ, चाहे निर्दलीय ही खड़ा हुआ। और जब कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो सब आदमी मिलकर कहता है ना आदमी तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन जीतेगा नहीं, अरे वोटे मेरा बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी को आप हरा देते हैं, आपको लग रहा है कि आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, अगर उसको वोट दीजिएगा तो वोट बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई, जब किसी अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं, कोई एक अच्छा आदमी चुनाव हारता है तो 100 अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है। वो सोचता है कि राजनीति में हमको नहीं है। आप 24 घंटा ये गणना में लगे हैं कौन जीतेगा, राजद भी जीतेगा कि एनडीए जीतेगा। मेरे भाई, ये तो दोनों दलों को आपने देख लिया। आपके पास
चूंकि यहाँ कुछ डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं, आपके पास आपको कोई रोग है, आप एक दवा खा रहे हैं जो कि एक्सपायर हो गई है, आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई एक नई दवा आई है, संभव है 20% चांस है आपका रोग ठीक हो जाए, 80% चांस है कि ठीक न हो, ट्राई करें कि न करें। आप हर आदमी यही कहेगा भैया 20% चांस है, तो एक बार रिस्क लेके देखिए शायद ठीक हो जाए। तो जमसुराज वही नई दवा कम से कम 10% से कुछ तो चांस है, जिसको जांच लिया, परख लिया, जो एक्सपायर हो गया, उसी के साथ वापस वोट देने का क्या फायदा? किसी को नया को देकर देखिए, नहीं ठीक लगेगा, 5 पैसे भी ठगा रहे थे, एक बार और ठगा जाइएगा। अब हम अपना दिल फाड़ कर आपको क्या दिखाएं कि आप हम पर कैसे भरोसा करें? आपको भरोसा किसी पर नहीं करना, और आप भरोसा करके भी कुछ नहीं कर सकते। बिहार का बुद्धिजीवी समाज भरोसा करके भी कुछ नहीं कर सकता है। हमने आपको पहले कह दिया, ना आपके पास वोट है, ना आपके पास नोट है, आप पैसा भी नहीं दे सकते, ना आपके पास। दो ही चीज है राजनीति में, चुनाव के नजरिए से 2 चीज महत्वपूर्ण है, वोट होना चाहिए या नोट होना चाहिए। तो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के पास ना पैसा है ना वोट है, ज्ञान है जिसको उपयोग में लाना आपने बंद कर दिया बहुत सालों पहले, कम से कम राजनीति के हिसाब से। तो जमसुराज आपसे इसलिए ही मिल रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे भाई, आपको भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, उसका उपयोग समाज को जगाने बनाने के लिए कीजिए। सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए, आलोचना करने के लिए, सिर्फ ये कहते रहने से कि बहुत अंधेरा है, उससे प्रकाश नहीं होने वाला है। किसी को एक दिया जलाना पड़ेगा, और आप दिया अगर नहीं जलाने की हिम्मत रखते हैं, कोई जलाना, उसको फूकिए मत, उसको फूक कर बुझाइए मत, शांति से बैठिए किनारे, देखिए क्या हो रहा है। जबरदस्ती का उसमें फूक मत लगाइए। सवाल बिल्कुल आपका करना हक है। मुझे बड़ी खुशी होती कि ये भाजपा के एनडीए के वोटर कभी यहाँ के मंत्री से बात करते। आप ही के विधायक यहाँ शहरी विकास मंत्री थे, आप ही के मोदी और अमित शाह से और नीतीश कुमार से आपको भेंटे नहीं होगा, सवाल पूछने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जिस विधायक को आपने जिताया जो शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने शहर का कितना विकास कर दिया, किया नहीं किया, आप में से कितने लोगों ने जाकर सवाल पूछा, तब बात बनती, तब व्यवस्था सुधरती। खाली अकाउंटेबिलिटी कोई सामने आ गया तो अपना ज्ञान प्रदर्शन करना बहुत बुद्धिजीवी होना नहीं है। बुद्धिजीवी होने का मतलब ये है कि आप अपने पर भी वो बात लागू कीजिए जो दूसरे से आप अपेक्षा करते हैं, वो खुद पर भी आप भरोसा, खुद पर भी लागू कीजिए। किसी ने ठीक पूछा कि भाई आप राजद और एनडीए के डस्टबिन तो नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, ला के लिख देते हैं। डस्टबिन से मतलब आपका ये है, कोई इधर से भी कह रहा था कि जिसको वहां टिकट नहीं मिलेगा तो उसको आप टिकट दे दीजिएगा। इसीलिए हम अब कितना भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे तो लोग मानेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई राजद और एनडीए वाले तो टिकट देंगे चुनाव के समय में। जब हम लोग छोटे दल है, नए दल है, तो हम लोगों ने कहा भाई हम जुलाई में ही अपना कैंडिडेट घोषित कर देंगे, ताकि कल होके ये मत कहना इनको राजद से टिकट नहीं मिला इसलिए इनको दे दिया। भाई किसी भी आदमी को टिकट हम लोग देंगे तो आप जैसे एनालाइज करने वाले लोग कहेंगे ओ डॉक्टर साहब को तो राजद से चाहते थे, डॉक्टर साहब मन से, लेकिन डॉक्टर साहब को राजद वाला भाजपा वाला नहीं दिया तो जमसुराज से ले लिए। तो बेचारे डॉक्टर साहब का भी इज्जत कम कीजिएगा आप लोग। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं हम लोग पहले ही दे देंगे, पहले ही दे देते हैं जिसको टिकट देना है। भाजपा और राजद वाले जब देंगे तब देंगे। वो चिंता आप अपने मन से निकाल दीजिए कि किसी को टिकट किसी दूसरे दल से नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। हमको नहीं मालूम है कि आप कितनी जानकारी रखते हैं। जमसुराज में विधायकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और ऑनलाइन जाकर देख लीजिए 12,000 लोगों ने आवेदन दिया है और 21,000 रुपया अलग से ले रहे हैं। आवेदन देने का 21,000 रुपया लिया जा रहा है, फिर भी 12,000 लोगों ने अप्लाई किया है। 21,000 रुपया देने के बाद एक विधानसभा पर कितने लोग हुए प्रत्याशी? भागा दे दीजिए, आप लोग तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो कोई उम्मीदवारों की कमी नहीं है कि हमको राजद का उम्मीदवार लेना है कि हमको भाजपा का उम्मीदवार लेना है ये। लेकिन इस 12,000 में से सही 100 आदमी निकल जाए इसकी गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं।
वो 12,000 नहीं 1 लाख में से भी नहीं निकल सकता है, उसमें भी गलत लोग आ सकते हैं। किसके माथे पर लिखा हुआ? हमारे पास कोई दूरबीन तो है नहीं। एक प्रयास है कि सही लोगों को लाकर लड़ाया जाए, लेकिन हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम लगा के बता दें कौन सही कौन गलत। अगर सही इतना जरूर कोशिश है कि भाई कोई बदमाश, बालू माफिया, शराब माफिया, लुटेरा, रंगदार, अपहरण करने वाला, मर्डर करने वाला आदमी इसमें जगह नहीं पाएगा। बाकी ये अपेक्षा है कि पूरी व्यवस्था जब बनेगी तो उसमें कोई गलत भी आ जाएगा तो ज्यादा गलत नहीं कर पाएगा। हम 100% सही होने का न दावा करते हैं ना ऐसा कभी संभव है। कुछ लोगों ने सवाल पूछा बाबा साहब पर और गांधी जी पर। आपने एक सुझाव भी दिया कि इसमें राजेंद्र बाबू का फोटो रखिए। ये फोटो ऐसे नहीं है कि अच्छा बिहार का कौन 4 बड़ा लीडर है उसका फोटो लगा दिया जाए, या कौन फोटो लगा दें तो उससे हमको ज्यादा वोट मिल जाएगा। जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो सिर्फ एक ही फोटो था, वो गांधी जी का था। 2 साल 5,000 गांव में पैदल चलने के बाद बाबा साहब का फोटो इसलिए नहीं लगाया गया कि उसमें दलित वोट जुड़ जाएगा। वो फोटो लगाने के पीछे एक सोच है। बिहार में या देश में 80% जो हिंदू रहते हैं उसमें भाजपा को करीब 40% वोट मिलता है। देश में भाजपा को 40% वोट मिलता है, मतलब करीब आधे हिंदू भाजपा से विचारधारा के आधार पर उनसे जुड़े हुए हैं, प्रभावित हैं, उनको वोट देते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। कई लोगों को लगता है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। क्योंकि अगर बिहार का हर आदमी जाति पर वोट देता तो यहाँ बैठा हुआ कितने लोग हैं जो भाजपा को, मोदी को वोट दिया। आप तो मोदी के जाति के नहीं हैं, तो आपने कैसे वोट दे दिया उनको? आपने वोट इसलिए दिया होगा कि आपको भाजपा का जो भी विचारधारा है, अच्छा है खराब है, आप उससे प्रभावित है, या दूसरे दल के मुकाबले भाजपा का विचारधारा आपको ठीक लगा होगा। तो देश में 40% हिंदू, क्योंकि मुसलमान तो उनको वोट देते नहीं है, 40% भाजपा को वोट मिला है। इसका मतलब है कि करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब आपको हमको ये सोचना है कि अगर मेरा भाजपा से राजनीतिक मुकाबला है, वैचारिक मुकाबला है, तो कौन से आधे हिंदू हैं जो भाजपा से वैचारिक तौर पर अलग है या भाजपा से वैचारिक तौर पर राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो जो 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, जो विशुद्ध तौर पर गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारधारा के मानने वाले ज्यादातर लोग भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब की विचारधारा के मानने वाला हिंदू है वो भी आज की भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। तीसरा जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं वो लोग भी किसी जाति के हों वो भाजपा को वोट नहीं करते। और चौथा जो बचे कुचे कुछ समाजवादी लीडर रह गए हैं, जो लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा के विचारधारा से बहुत सरोकार नहीं है उनका। तो इन 4 विचारधारा के लोगों को अगर एक साथ कर दिया जाए और इसके साथ माइनॉरिटी को जोड़ दीजिए तो आपने वो राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना लिया जिसमें आधा हिंदू और 20% मुसलमान, मतलब 60% की आबादी जिसको आप राजनीतिक और वैचारिक तौर पर जिसका रिप्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, वही विचारधारा धन स्वराज की है। धन स्वराज उसी स्पेस में राजनीतिक तौर पर काम करना चाहता है। अब जो 4 विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी के तो खुद के उनका दल है, समाजवादी पार्टी के जो आइकन है उसके भी लोग यहाँ दल हैं, तो बचा कौन? ये गांधी और बाबा साहब। इसलिए ये 2 चित्र यहाँ लगा हुआ है, इसलिए नहीं लगा हुआ है कि 2 चित्र अच्छा है इसलिए लगा दीजिए, तो तीसरा भी जोड़ दीजिए, चौथा भी लगा दीजिए। विचारधारा के आधार पर जन स्वराज लेफ्ट ऑफ सेंटर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहता है जो गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग जिस स्पेस में ऑपरेट करना चाहते हैं और जिनकी लड़ाई विचारधारा के आधार पर भाजपा से है, उसी स्पेस में हम लोग अपने को पाते हैं। इसलिए इसमें गांधी और अम्बेडकर हैं, कोई तीसरे नेता नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए। ये मेरा ऐसा नहीं कि चित्र में अच्छा लग रहा है कि अच्छा बाबा साहब का भी लगा दे, अब राजेंद्र बाबू का भी लगा दे। वो लोग सम्माननीय लोग हैं, हम लोगों से बहुत बड़े लोग हैं,
लेकिन दल का जो फिलॉसफी है, दल की जो विचारधारा है, दूसरी बात ये दल जब बनाया गया है, जो भी सोच है हम लोग की, चाहे हम जितने छोटे हो नए हो, ये बिहार सेंट्रिक एफर्ट नहीं है। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। जन सुराज के नाम में बिहार जन सुराज नहीं लिखा हुआ है। शुरुआत हम लोग बिहार से कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा एफर्ट हम बिहार में सरकार बनाने के लिए और एमएलए बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक नई व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं जिसकी शुरुआत बिहार से हो रही है, और इस महत्वाकांक्षा के साथ कर रहे हैं कि कभी बिहार में जब सफलता मिलेगी तो बिहार से बाहर भी इसकी पहुंच होगी, इसकी पकड़ होगी। उस स्पेस के लिए इसको बनाए हैं, इसीलिए इसमें बिहार सेंट्रिक कुछ नहीं है, न इसके नाम में, न इसके फ्लैग में, न इसके आइकन्स में, न विचारधारा में। जो कुछ भी है वो पूरे भारत में एप्लीकेबल है। भाजपा एक राजनीति की एक दूर है, उसके सामने तो लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक सशक्त विकल्प बनना चाहते हैं। चाहे उसमें 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन स्पेस जो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं वो एंटी बीजेपी स्पेस है। मतलब एंटी बीजेपी का मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी से हमारा कोई लाठी डंडा हो रहा है। वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अगेंस्ट जो स्पेस है, जो कि अभी फ्रेगमेंटेड है, जिसमें लालू जी है, जिसमें मुलायम जी है, जिसमें ममता जी है, जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें 50 दल है, जो लोग हम लोग कहते हैं खिचड़ी है, उस स्पेस में हम लोग ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। और उसका पहला एक्सपेरिमेंट एक तरीके से बिहार में कर रहे हैं। जब गांधी आए और उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया, तो बिहार का कई आदमी खड़ा होकर कहता है कि चंपारण का आंदोलन हुआ, देश आजाद हुआ। भाई, चंपारण के आंदोलन से देश की आजादी का कोई सरोकार नहीं। चंपारण के आंदोलन होने के 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। चंपारण के आंदोलन से इतना ही हुआ कि पहली बार गांधी जी ने इस देश को, इस दुनिया को ये दिखाया कि सत्याग्रह भी एक तरीका है जिसके जरिए आप अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, हरा सकते हैं। जब चंपारण में वो प्रमाणित हो गया, तब नॉन कोऑपरेशन 6 वर्ष के बाद किया गया, तब सिविल डिसोबीडियंस अगले 6 वर्ष के बाद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो जो हम लोग कर रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर एक नई व्यवस्था बनाकर अगर इसको बिहार में प्रमाणित कर दिया जाए, तो नेचुरली ये दूसरे राज्यों में भी इसके लिए स्पेस हो सकता है। इस सोच से इसको शुरू किया है। बाकी आप पीछे से बच्चे ने जो सवाल पूछा कि शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, रोज भी सवाल का जवाब देते देते थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। शिक्षा के लिए जन स्वराज की क्या सोच है? तो पहली फंडामेंटल सोच जो हम लोग की है वो 3 है, आप समझ लीजिए। पहली सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जाए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल का मतलब है 10वीं क्लास। 10वीं क्लास तक साइंस ये कहता है कि 15 साल की उम्र तक अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो वो दुनिया के किसी चुनौती का सामना कर सकता है। 15 के बाद कई देशों में, दुनिया में लोगों को एडल्ट मान लिया जाता है। 15 के बाद हम लोग 10वीं क्लास पास कर लिए, अपना आज व्यवस्था पर हम बोझ नहीं है। आप में से भी जिसने भी मैट्रिक तक कम से कम अच्छी पढ़ाई कर ली, वो व्यवस्था पर बोझ नहीं बनता। तो जन स्वराज की पहली सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर इतनी ताकत लगाई जाए, इतना पैसा खर्च किया जाए ताकि वो व्यवस्था पर बोझ ना बने। दूसरा पिलर ये है कि जो 15 साल 20 साल से ज्यादा उम्र के युवा हैं, अब उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनका जीवन नहीं सुधारा जा सकता है, उनको 60 वर्ष की उम्र तक के लोगों को पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो रोजगार कर सके, अपने आप अपनी जिंदगी सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास कर सके। और तीसरा जो 60 साल से ऊपर है, उसको डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए कम से कम 2-2.5 हजार रुपए का व्यवस्था कर दिया जाए ताकि उसको बहुत कष्ट न हो। कहने को 5 और चीज कही जा सकती है, लेकिन बिहार के पास इतना ही संसाधन है। तो पहला जो बात है शिक्षा कैसे सुधारेंगे, उसके 2 पहलू हैं। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म और एक जो कल होना है। तो कल सरकार बने तो क्या होगा? बिहार में अगर शिक्षा को सुधारना है तो कम से कम उसमें 10 वर्ष लगेंगे। 10 वर्ष इसलिए लगेंगे कि विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए टोटल 3 लाख से 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होना है। उतना पैसा है नहीं।
आप हर साल बहुत मेहनत करेंगे तो 10, 15, 20 हजार करोड़ रुपया नई शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर सकते हैं। तो जमसुराज ये कह रहा है कि उसके आधार पर अगले 10 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे? पूरी दुनिया में आप देखेंगे जिन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था जिन देशों ने बनाई, फिनलैंड को ले लीजिए, नॉर्वे को ले लीजिए, ये पीसा के रैंकिंग में जो शिक्षण व्यवस्था का रैंकिंग होता है, पीसा में नंबर 1 देश कौन है? फिनलैंड है। उन लोगों ने क्या किया कि rather than taking good school to the children, they built some good school and took the children to the school. मतलब हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय कुछ अच्छे विद्यालय बनाए और बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने की सुविधा दे दी। जैसे आप शहरों में भी, ये बिहार में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है। शहर में एक विद्यालय खुला, विद्यालय खोलने वाले ने सस्ता जमीन देख के शहर के बाहर विद्यालय खोला, और जितने शहरी हैं वो अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से उस स्कूल तक भेजते हैं। तो बिहार में जो स्थिति है, हर प्रखंड में 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अगर विद्यालय खोल दिया जाए और स्कूल बस की सुविधा लोगों को हो, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कि 20 मिनट में लोग स्कूल बस से उस स्कूल तक न पहुंच पाए। तो कम से कम बेयर मिनिमम बिहार में हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना है। ये पहली प्राथमिकता है। विश्व स्तरीय का मतलब आप समझने के लिए मान लीजिए नेतरहाट के समकक्ष विद्यालय, जो कि सरकारी विद्यालय था। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने, सरकारी व्यवस्था में चलता था, इसी बिहार के लोगों ने उसको चलाया है। तो अगर नेतरहाट जैसे 5 विद्यालय हो, तो यहाँ से लोग नेतरहाट पढ़ने जाते थे तो अपने गांव से भी उठ के वहां जाएगा। अब समस्या है कि 5 विद्यालय नेतरहाट जैसे क्या बनाए जा सकते हैं? तो नहीं बनाए जा सकते हैं एक साल में, क्योंकि बजट इतना है कि एक साल में मतलब 550 विद्यालय बनाने का उपाय किया जा सकता है। तो जमसुराज की सोच है कि हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। बाकी जैसे चल रहा है चलता रहेगा कुछ सुधार के साथ, ताकि अगले 5 साल में कम से कम 5 नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में हो जाए। 10 साल में 10 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर। लेकिन तब तक बच्चों का क्या होगा? उसके लिए हम लोगों ने कहा आप US में जाकर देख लीजिए, वहां पर यह सुविधा है कि सरकारी विद्यालय भी है, प्राइवेट विद्यालय भी है। तो हम लोग मन से कह रहे हैं कि किसी को भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, आप प्राइवेट में पढ़ाइए, उसका खर्चा सरकार देगी। कई बार आपको हमको लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालय प्राइवेट से ज्यादा महंगा है। सरकार का भी बजट आया है, स्कूल पर, स्कूली एजुकेशन पर सरकार 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इस साल 60,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार स्कूल को चलाने में। तो उसका कुछ पैसा अगर आप निकाल दें तो वाउचर सिस्टम जिसको कहते हैं, कि लोगों को ये ऑप्शन हो कि आप सरकारी में पढ़िएगा कि प्राइवेट में। अगर आप प्राइवेट में पढ़िएगा तो सरकार से फीस ले लीजिए रेगुलेट करके, तो वो सरकार को सस्ता पड़ेगा और लोगों को तुरंत विकल्प मिल जाएगा कि उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे भी कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। अब कई लोग कहेगा तो सब आदमी प्राइवेट में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज आपको कोई कह दे कि साइंस कॉलेज में पढ़ोगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे पटना में, तो 100 में 90-99% आदमी कहेगा कि नहीं हम साइंस कॉलेज में पढ़ेंगे, प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। आपसे कोई कहते हैं कि भाई पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे कि काठमांडू में मणिपाल वाला में पढ़ोगे, तो लोग कहेगा नहीं हम PMCH में पढ़ेंगे। तो सरकारी विद्यालयों का स्तर अगर सुधार दिया जाए तो लोग उसमें पढ़ेंगे। अंतिम बात, राइट टू एजुकेशन में एक्ट में ये लिखा हुआ, ये हमारी सोच नहीं है, राइट टू एजुकेशन में एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस समाज में जहां पर भी सरकारी विद्यालय ऐसे नहीं हैं जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, वहां के सरकारों पर कानूनन ये जिम्मेवारी है कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की व्यवस्था करें। तो ये पहली सोच है कि लॉन्ग टर्म 10 साल में हर प्रखंड में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए। ये पैच वर्क करने से नहीं होगा। कई आदमी कहता है कि भैया खिचड़ी बन रहा है इसलिए विद्यालय बिगड़ गया है। बिल्कुल गलत बात है। अगर खिचड़ी बंटने से विद्यालय बिगड़ जाता
तो 8वीं क्लास से ऊपर तो कहीं क्लास में खिचड़ी नहीं बढ़ता है, वहां पर विद्यालय क्यों खराब है? कुछ लोगों को आपको भ्रम हो गया है, कहता है कि नियोजित शिक्षक आ गया इसलिए विद्यालय खराब हो गया। टीचर लोगों को कुछ बुझाता ही नहीं। तो मान लीजिए कि अगर टीचर नियोजित शिक्षक से विद्यालय बिगड़ गया तो साइंस कॉलेज में नियोजित शिक्षक तो नहीं है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? इतना आसान नहीं है जो आप घर पे बैठ के सोचते हैं कि शिक्षक सब खराब है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा का यहाँ पर कोई महत्व नहीं। समाज भी स्कूल में कभी जाता है, कहता है साइकिल का पैसा आया कि नहीं, पोशाक का पैसा मिला कि नहीं, और सरकार भी कह रही है कि टीचर सब तो ऐसे भी काम नहीं कर रहा, चलो इससे वोटर लिस्ट बनवाओ। पैसा ले रहा है तो कुछ तो वसूलो इससे भाई। स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ, पढ़ाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं करा तो वहां वोटिंग मतदान केंद्र बना दो, स्वच्छता मिशन में लगा दो, पैसा दिया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट बैठ के क्या करता है? अरे भैया यहाँ की सब मास्टर सब इतना पैसा ले रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, चलो इनसे स्वच्छता का काम कराओ कम से कम। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं और शिक्षक ये सरकारी योजनाओं को चलाने और बांटने का तरीका बन गया है, वहां पढ़ाई की चर्चा ही नहीं हो रही। दूसरी बात आपने कही पलायन रोजगार की, यही बात कह के खत्म करेंगे, क्योंकि शिक्षा और मैंने बोल दिया कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई साहब ने कहा इंडस्ट्री होना चाहिए, कोई कह रहा भैया सरकारी नौकरी होना चाहिए, कोई कह रहा भैया एग्रीकल्चर सुधारा जाना चाहिए। तो जिसको जिसको ये लगता है कि सरकारी नौकरी से सुधार होगा, तो एक आंकड़ा याद रखिए, 78 साल के बाद बिहार में सवा 23 लाख 30 हजार के आसपास लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 84 से लेकर मुख्य सचिव तक कुल 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। परसेंटेज के टर्म में हुआ 1.97%। 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह बहुत अच्छा है। इंडिया लेवल पर 3% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। तो ये आपको बताता है कि सरकारी नौकरी के जरिए मैक्सिमम 2 से 3% लोगों का मदद किया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। अब आ जाइए दूसरा इंडस्ट्री पर। कई लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री से सुधार हो जाएगा, नहीं हो सकता है। देश के लेवल पर भी और बिहार में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जीडीपी जो है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों मिला के बिहार में इनका कंट्रीब्यूशन है 35%, 65% है सर्विस सेक्टर। तो अगर आप बहुत इंडस्ट्री बना भी देंगे, बहुत एग्रीकल्चर सुधार भी देंगे, तो भी 35-40% समाज को उससे कैटर कर सकते हैं। रियल जॉब जो है वो सर्विस सेक्टर में है, उसी से इकोनॉमी बढ़ सकती है। जैसे ये होटल है, इसमें 50 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट का बेहतर जरिया है। यहाँ रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आप टैक्सी चलाते हैं, आप टीवी देखते हैं। जो सर्विस सेक्टर है दैट अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार में थोड़ा ज्यादा ही। तो इंडस्ट्री चाहिए, लार्ज साइज इंडस्ट्री नहीं चाहिए, घर घर में छोटे इंडस्ट्री चाहिए। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में आमूल चूल की परिवर्तन की जरूरत है। और सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में जो सबसे बड़ी बात है वो है पूंजी की उपलब्धता। यू नीड कैपिटल, you need capital to build hotels, you need more money in the hands of people so that people go out and eat in restaurant. लोगों के पास पैसा होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, कंज्यूम करने वाला होगा तभी तो बात बढ़ेगी। तो बिहार में पूंजी की कमी बहुत है। बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल स्टार्व्ड स्टेट्स। यहाँ पर पूंजी नहीं है। क्यों नहीं है? पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक तो पैसा आप कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच जाता है वो आपका पूंजी हुआ। और तो यहाँ पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय है करीब 34,000 रुपया। तो जब आपका इनकम इतना कम है तो साइंस या डेटा ये एम्पिरिकल डेटा बताता है कि 90% से ज्यादा अपना पैसा आप खाने पर खर्च करते हैं। कुछ आपका बचना नहीं है। 100 रुपया कमा ही रहे तो जो कमाए खा दिए,
दूसरा क्या करेंगे? तो यहाँ पर और इस 34,000 में से भी अगर बेगूसराय और पटना को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में है 24,000 रुपया। बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते। तो आपके पास अपना इनकम है नहीं कि आप पूंजी बनाइए। तो दूसरा पूंजी का स्रोत है व्हाट वी कॉल बोरोड कैपिटल, जो आप बैंकों से पैसा लेते हैं। आपके पास मान लीजिए 20 रुपया है, आपको 100 रुपया का काम करना है तो आप बैंक से लोन लेते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आया होगा, कोई कार से आया होगा। ज्यादातर लोगों ने अपना कार और मोटरसाइकिल लोन पर लिया हुआ है, लीज पर लिया हुआ है। आपने 20%, 10% पेमेंट किया अपने बचत से और 80-90% पैसा बैंकों ने दिया। अगर बैंक से लोन न मिले तो 100 में 80 आदमी गाड़ी यहाँ नहीं खरीद सकता है, अपना सामने से 10 लाख रुपया देंगे। अब बिहार में क्या है, इसको मेजर करने के लिए एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो। आरबीआई हर 15 दिन पर एक आंकड़ा जारी करता है हर राज्य के लिए और हर देश के लिए। सीडी रेशियो, ये कैपिटल कितना उपलब्ध है समाज में। सीडी रेशियो का मतलब ये है कि हमने आपने जितना पैसा बैंक में जमा किया उसके एवज में बैंकों ने कितना पैसा वापस लोन के तौर पर दिया। तो पूरे देश में ये रेशियो 70% इसको एवरेज मेंटेन करके रखा जाता है। मतलब जितना पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं, बैंकों की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि कम से कम 70% पैसा वो वापस समाज को ऋण के तौर पर दें, बिजनेस करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। और देश में अभी जैसे लेटेस्ट अभी फिगर है 74% सीडी रेशियो है। बिहार में कितना है? बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक ये एवरेज है 40%। इसका नतीजा क्या होता है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने, हमने आपने बिहार के सभी बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बैंकों में टोटल पैसा जमा हुआ 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार में। चूंकि सीडी रेशियो 40% है तो बिहार में लोन मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया उन राज्यों में जहां पर तरक्की हो रही है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 100, 105। अब 1990 से लेकर पिछले साल तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा ट्रांसफर किया है, जो बिहार के लोगों का पैसा है। और ऐसा नहीं है, ये बैंकों का मन है कि वो कितना पैसा कहां देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो इस बात को मॉनिटर करती है, देखती है कि सीडी रेशियो कितना है, कैपिटल का फ्लो कितना है समाज में। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि ये सुनिश्चित करे कि 70% पैसा कम से कम समाज को मिले। लेकिन जैसे बिहार में दरोगा, सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, शिक्षक मुख्यमंत्री की सरकार की बात नहीं मान रहा है, वैसे यहाँ के बैंकर भी सरकार की बात नहीं मान रहे और सरकार को इसकी चिंता भी नहीं। चिंता क्यों नहीं सरकार को? क्योंकि समाज को भी न इसकी समझ है, न समाज को उसकी चिंता। आप यहाँ के वित्त मंत्री को बुलाइए और उसको पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर तो कह रहे 26 लाख करोड़ रुपया लेके बैंक वाला चला गया, तो कहेगा ये क्या होता है भाई, ये कब हो गया, ये कौन घोटाला का बात कर रहे हो? ऐसा तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं। और हम 2 बरस से पूछ ये सवाल उठा रहे हैं, तो इसका परिणाम ये हुआ कि इस बार बीपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछा गया है सीडी रेशियो का मतलब क्या है। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि किसी पत्रकार ने ये पूछा हो मुख्यमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को कि अरे भाई 26 लाख करोड़ का जो ये घोटाला हुआ, या 26 लाख घोटाला तो नहीं है, 26 लाख करोड़ जो बैंकों से बिहार के लोगों का हक मारकर बैंक दूसरे राज्य में ले गए, इस पर आपका क्या कहना है? तो पत्रकार भी सुनता है, कहता है कुछ बतिया रहे होंगे, कुछ बड़ा भारी बात बतिया रहे थे, छोड़िए इससे क्या होता है, बताइए जान पर वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो भाई बिहार में जो हम लोग की सोच है कि बच्चों को पढ़ाया जाए,
और सिर्फ अगर बैंकों के साथ मिलकर हम लोग काम करें तो 6 महीना में CD रेशियो को 70 के आसपास किया जा सकता है और उतना कर देने से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत नहीं है। बाद में भले इंडस्ट्रियलिस्ट आए, लेकिन ये तो हम लोग का पैसा। आप अंदाजा लगाइए, अगर 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोन मिले तो मुजफ्फरपुर के कितने व्यवसायी अपना व्यवसाय बढ़ा पाएंगे। जो आज 2 कमरे 2 फ्लोर का घर बनाना है 4 फ्लोर का घर बनाएगा। जिसके पास आज 10 गाड़ी है वो 20 गाड़ी का कारोबार करेगा। अगर डॉक्टर साहब का नर्सिंग होम 50 बेड का है तो वो 200 बेड का सोच सकेंगे। क्रेडिट की एबिलिटी बिहार के ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है, उसको सुधारने की जरूरत है। और अगर उसको हम लोग सुधारेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार आएगा। और पलायन रोकने का जो दूसरा पहलू हम लोगों ने कहा है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए। मनरेगा को कृषि से जोड़ने से ये होगा कि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, जो कृषि से जुड़े हुए मजदूरी का काम करते हैं, उनको बिहार में ही मजदूर के तौर पर यहाँ के किसानों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में जिसके पास भी जमीन है, यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं, भाई साहब ने किसानी की बात की, तो पहली बात समझिए बिहार में किसान कोई है ही नहीं। बात समझ लीजिए, बिहार में किसान नहीं है, क्योंकि जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं करता, वो खेती रेंट पर देता है। और जो खेती कर रहा है उसका जमीन नहीं है, वो जमीन रेंट पर लेकर उस पर लेबर का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए बिहार में कोई किसान आंदोलन नहीं होता है, किसान कोई नेता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के समाज में किसान है ही नहीं। जिसका जमीन है, अगर आप अपनी जमीन को रेंट पर देते हैं खेती के लिए, ज्यादातर लोग, तो उसको क्या फर्क है कि धान का दाम 2300 के बदले 1700 मिला कि 1800 मिला, यूरिया ब्लैक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमको क्या मतलब। हम तो मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, पारू में मेरा गांव है, गायघाट में हम अपना 10 बीघा जमीन है रेंट पर दे दिए, उसका पैसा लिए किनारे हुए। और जो आदमी रेंट पर लिया है उसको, वो भी बेचारा किसान नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ लेबर है, मजदूर है, जो श्रम के बदले खाने का उपाय कर रहा है, वो भी कमाने का उपाय नहीं कर रहा है। आप बिहार में गांव में सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि भैया हम रोपनी करने आए हैं कमाने के लिए, इसके बाद लुधियाना जाएंगे। मतलब रोपनी करना, खेती करना खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाएंगे। तो जो हम लोग दूसरी बात कह रहे हैं पलायन रोकने के लिए, एक तो पूंजी की उपलब्धता और दूसरा कृषि के क्षेत्र में मजदूरों को मनरेगा को अगर किसानी से जोड़ दिया जाए तो लाखों लोग बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के, क्योंकि पैसा तो केंद्र से आता है, मनरेगा का पैसा केंद्र से आता है, अगर इसको कृषि से जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जिनकी जमीन है वो कृषक बन जाएंगे। और जो मजदूर बाहर जा रहे हैं वो बाहर न जाकर बिहार में खेती में मजदूर के तौर पर खेतों में काम करने का उनको जरिया मिल जाएगा। तो मोटे तौर पर भैया शिक्षा और पलायन का इतना ही है। बाकी आपका 1000 और सवाल होगा तो उसके लिए YouTube देखिए, नहीं तो आपका खाने का भी लेट हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 12 बजे सुरक्षा से घर पहुंच जाइए। कोई बता रहा था अभी यहाँ 2-4 दिन पहले मर्डर भी हुआ है, मुजफ्फरपुर नहीं है बगल में। तो इसलिए और आपने जो अपनी व्यवस्था बनाई है उसमें आप इतने सुरक्षित नहीं है कि रात में 11 बजे घर जाइए। तो खाना वाना खाइए, कुछ सवाल रह गया होगा तो YouTube पर जाकर देखिए, नहीं तो फिर कभी धक्का खाकर या आकर हमसे प्रयास करके मिलिएगा तो फिर कुछ जवाब देंगे। लेकिन जो जवाब सुने